तो सुबह होते ही मेरी आंखें चमगादड़ों की तरह खुल चुकी थी। आंखें खुलते ही मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को तड़के की राम राम भी करनी थी। तो वेलकम टू माय वन मैन सफ़र नामक यूट्यूब चैनल गाइस। चलिए चलते हैं माता श्री का आशीर्वाद लेने उनके कक्ष की तरफ। माता श्री का आशीर्वाद मिलते ही मेरा मन काफ़ी खुश हो चुका था और उस खुशी में मैंने एक पतीला गर्म पानी पी के अपने मन को ठंडा किया और उसके पश्चात मैं अपने प्लॉट की तरफ निकल गया, जहाँ पर मैं अपने वीरान सुनसान रास्ते से होकर गुजर ही रहा था। तभी वैलेंटाइन वीक का फ़ायदा उठाकर सूरज की किरणों ने मुझे घेर लिया था। वो मुझ पर ट्राई करने की कोशिश कर ही रही थी, किंतु हम तो पराये धन को देखते ही नहीं। मैंने उनसे पर्दा कर लिया। अपने आप को बचाने का बिल्कुल सही उपाय यही था। घर पहुंचते ही मैंने पाया कि नीम की पत्तियों की राख से निर्मित मेरी दंत मंजन का डिब्बा खाली हो चुका था और उसके पश्चात मैंने मनुष्य की हड्डियों से बनी हुई ये कोलगेट को चखने का प्रयास किया। क्यों ना आज इसी को ही चखा जाए। उसके पश्चात मैंने देखा माता श्री आग जलाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी। उनकी आंखों में पानी आ चुका था, किंतु आग का कोई नामो निशान नहीं था। मनुष्य की हड्डियों से निर्मित कोलगेट लगाकर अपने दांतों पर ब्रश करते हुए मैं सोच ही रहा था कि मनुष्य कितना क्रूर और निर्दयी हो चुका है, जो फटे हुए कच्छे को भी एक एक साल चला लेता है और उसे धोकर यूं ही सुखा देता है। आग जल चुकी थी और माँ ने मुझे ठेंगा दिखाकर रफा दफा कर दिया। घर से बाहर निकलते ही मुझे ये गौ माता दिखाई दी, जो अपने इस छोटे से नन्हे से बच्चे से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि ये मिट्टी बहुत खा रहा था। इसके दांतों पर पेप्सोडेंट ने भी असर करना बंद कर दिया था और छीका लगाकर इसके मुंह को बंद कर रखा था। उसके बाद मुझे ये भाई साहब दिखाई दिए, जो कड़ी मेहनत कर रहे थे। ये अपनी पारंपरिक कढ़ाई में अपना पारंपरिक व्यंजन बनाने का प्रयास कर रहे थे। इनकी खाक से पसीना आ चुका था। पीछे से मेरे दूरभाष यंत्र का कुछ ऐसे प्रयोग किया जा रहा था। मुझे चुपके से लोगों को दिखाया जा रहा था कि ये कैसे सूगलों की तरह खाना खाता है। 2 बाल्टी गर्म पानी का नाश करने के बाद मैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। मेहंदी के साथ रोटी लगाकर खानी पड़ रही थी। सरकारी वाहन मुझे लेने आ चुका था। मनुष्य द्वारा निर्मित टोल प्लाजा पर पहुंचने के पश्चात मुझे ये ज्ञात हुआ कि सरकारी वाहनों को भी 5 चांदी के सिक्के देने पड़ते हैं एक बॉर्डर क्रॉस करने में। बहादुरगढ़ नामक नगरी में पहुंचने के पश्चात मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये नगरी मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। वहाँ पर मेरा एक दोस्त मेरे इंतज़ार में था। वहाँ पहुँचते ही मुझे ज्ञात हुआ कि वो मेरी प्रतीक्षा काफ़ी देर से कर रहा था। ये मेरा वो सपलोटिया दोस्त है जो तीसरी कक्षा से मेरे गले में लिपटा हुआ है। आगे चलकर हमें पता चला कि यहाँ से 2 मार्ग जा रहे थे, एक स्वर्गलोक की और एक नरकलोक की तरफ। ये मेरा दोस्त सबसे पहले नरकलोक की तरफ जा रहा था। मैंने इसे खींचकर स्वर्गलोक की तरफ चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ थी, क्योंकि स्वर्गलोक हर किसी को नसीब नहीं होता। स्वर्गलोक की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम दोनों को ये ज्ञात हुआ कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो हम यहाँ पर पहुँचे। स्वर्गलोक पहुँचते ही हमें पता चला एआई द्वारा निर्मित यहाँ पर भीड़ बनाई गई थी, जो कि हमारे इस पर्सनल वाहन में चढ़ने के लिए तैयार थी। ये पर्सनल वाहन सिर्फ हम दोनों के लिए आया था, किंतु ये भीड़ भी हमारे साथ चढ़ रही थी, जो एआई से बनी थी। देश के झंडे को देखते ही मेरा ये सपलोटिया दोस्त भावुक हो उठा और इस सीढ़ी नुमा रास्ते से ऊपर जाकर ग्रिल पे सिर रखकर रोने लग गया। इसके भावुक चेहरे को देखकर मेरे भी आंसू आ गए। इसके गम को दूर करने के लिए इसे मैंने 20 रुपए की कौवा बिरयानी दिलाई, जिसमें 2 लेग पीस थे, जिसे खाने के पश्चात इसे ज्ञात हुआ कि ये तो वो बिरयानी थी ही नहीं जो मैंने इसे दिलाई थी। यहाँ पहुँचते ही हमें स्ट्रगल बॉय चाय वाला दिखा, जो कि एमबीए चाय वाले का रिश्तेदार था। इसके पतीलों की चमक देखकर हमें ये एहसास हो चुका था इसको कि 2 साल इसको चाय बनाते हुए हो चुके हैं। चाय पीकर हम ओशो अंकल की रिक्शा में बैठकर निकल चुके थे। ओशो अंकल के पास अपनी खुद की रोल्स रॉयस थी, जिसकी वे किस्तें भर रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी ने गिफ्ट में रोल्स रॉयस दी ही नहीं थी। जाते जाते मैं इसे वो ज्ञान दे रहा था
जो मुझे उसी वक्त ऑटो में बैठकर प्राप्त हुआ था। और ओशो अंकल तीव्र रफ्तार से उस रोड की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से वाहन हमारी तरफ आ रहा था और हम सिर्फ अकेले उनकी तरफ जा रहे थे। ओशो अंकल अपने भय को उस पेड़ के नीचे छोड़कर आ चुके थे जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ओशो अंकल ने ऐसे कट मार कर दिखाए जो नाई अपने उस तरह से किसी के सिर में भी नहीं लगा सकता। मनुष्यों की इस निर्दयता वाले जीवन में ओशो अंकल भय मुक्त हो चुके थे। हमारे आसपास वैलेंटाइन वीक अपनी चरम सीमा पर था। लोग बाहों में बाहें डालकर घूम ही रहे थे। तभी ओशो अंकल हमें अंधेरी कंदराओं में ले गए जहां हमें ये एहसास हुआ कि इन अंधेरी कंदराओं में हमारी फील्डिंग सेट हो सकती है। कहीं हमारी कोच में चक्कू लगाकर हमें गायब न कर दिया जाए जिस तरह दिल्ली में लोग गायब हो रहे थे। हमें यह भय था कहीं उनमें 801वां नंबर हमारा तो नहीं। ओशो अंकल हमें इस रास्ते से लेकर जा रहे थे जहां हमारे गूगल मैप का बाण चारों ओर घूम रहा था। उसका माथा फट चुका था और उसके साथ साथ हमारा भी माथा फट चुका था। हमारी रीढ़ की हड्डियां बोल रही थी कि हे पार्थ, रथ को यही रोक दिया जाए। मेरा आशीर्वाद पाकर ये सपलोटिया अपना पेपर देने जा चुका था और ये बस्ता अपने मेरे हाथ में दे के चला गया। मैं वहाँ पागल हो चुका था और इस कुकुर को देखकर मेरा मन व्याकुल हो चुका था। मैं इसको सोता देखकर कभी भी सुखी नहीं था, इसलिए मैंने इसको नींद से उठा दिया। ई रिक्शा वाले के पार्किंग के स्ट्रगल को देखकर मुझे ये एहसास हो रहा था कि हम कितने विकसित भारत में पनप रहे हैं। धीरे धीरे मुझे इन अंधे भैरों की भीड़ ने घेर लिया और बीच में मुझे मेरा सपलोटिया दोस्त दिखाई दिया जिसने जो आकर मेरी छाती पर लग गया और मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। इस भीड़ से निकलते ही ओशो अंकल हमें लेने आ चुके थे। हमें ये एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ हम दो ही नहीं, वो भी हमारे साथ है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। वो हमें लेकर निकल चुके थे और फिर से वही कट मारने लग गए जिससे हमारा माथा खनक चुका था और हमें वो उस बाज़ार में लेके चले गए जहाँ अफ़गान से लाई हुई सब्जियों की तस्करी थोक के भाव में हो रही थी और ये आंटी अपने घर वालों के लिए थैले भर भर के गोभी लेके जा रही थी कि ले बेटा गोभी खा। ओशो अंकल ने अपने पर्सनल वाहन से हमें हमारे पर्सनल वाहन तक पहुंचा दिया था और पैसों का लेन देन हो ही रहा था कि ओशो अंकल को याद आया कि वो तो धर्मगुरु हैं। सपलोटिए को इमली खाने का बहुत मन हो रहा था। मैंने इसे 2 इमली के पैकेट दिला दिए। बाबा ये ले खा। मीठे को देखकर इसकी जीभ लपलपा रही थी और इसके माथे में इमरती घूम रही थी। पाया इमरती खा के इसके दिमाग में मिठाई की मिठास चढ़ चुकी थी और ये बिहारियों की भीड़ में खो चुका था। इसका दिमाग इधर उधर डोल रहा था और इसको पता नहीं था कि इसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। लोगों की इस भीड़ से निकलकर धीरे धीरे हम अपने वाहन तक पहुंच चुके थे जहां हमें ये भाई साहब दिखाई दिए जो कि हाथ को ऊपर उठाकर अपना टावर पकड़ रहे थे। हमारे पर्सनल वाहन ने हमें एक प्राइवेट वाहन तक उतार दिया था जहां हम दोनों अपने घर के रास्ते हो चुके थे। इस बस में बैठकर मेरा सपलोटिया दोस्त अपने घर चला गया और मैं अपने घर चला गया। तो इसी के साथ सभी को राम राम। मिलते हैं अगले व्लॉग में।